और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने आईएसआईएस के गिरफ्तार किए गए आतंकी शहनवाज आलम ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पूछताछ के दौरान आईएसआईएस के आतंकी ने कबूला कि गोधरा दंगे का बदला लेने के लिए आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पूरे गुजरात में सिलसिलेवार तरीके से बड़े बम ब्लास्ट कराने की प्लानिंग में था। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत आतंकियों के निशाने पर था। तो बड़ी जानकारी, गुजरात में बड़े बम धमाके की तैयारी जो है वो की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। बम ब्लास्ट का पूरा प्लान था और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है कि गोधरा दंगे का बदला लेने का जो है पूरा प्लान जो है वो बनाया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है, सीधे ले चलते हमारे सहयोगी आनंद तिवारी के पास। आनंद, एक बड़ी प्लानिंग जो है वो पहले से की गई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस टीम है उन्होंने इस प्लानिंग को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जी देखिए, बिल्कुल मोहम्मद इमरान साकी, मोहम्मद इमरान और शहनवाज आलम, ये तीन ऐसे आतंकी थे आईएसआईएस के जो बाकायदा जनवरी 2023 में गुजरात का दौरा करते हैं। गुजरात में जो अबू सुलेमान है, जो इनका हैंडलर था, सीरिया में बताया जाता है, उसके कहने पर ये बाकायदा गुजरात के गांधीनगर, इसके अलावा बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, इन तमाम जगहों पर जो जिला अदालतें हैं या गुजरात का जो हाई कोर्ट है, वीवीआईपी के जितने भी मार्ग हैं, इसके अलावा आरएसएस का मुख्यालय है, विश्व हिंदू परिषद का जो मुख्यालय है, इसके अलावा भाजपा मुख्यालय है, इनकी बाकायदा रेकी की जाती है। इसके अलावा यहूदियों का जो सूरत में एक बड़ा सेंटर था उसकी बाकायदा रेकी की जाती है। 7 से 8 ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनकी रेकी की जाती है और बाकायदा इनके वीडियोग्राफ और जो फोटोग्राफ हैं उन्हें हासिल किया जाता है। और उसके बाद ट्रेन से जब सूरत से वापस ये लोग मुंबई और वहां से पुणे अपने बेस सेंटर पहुंचते हैं तो बाकायदा उसकी पीडीएफ फाइल बनाई जाती है और इस पीडीएफ फाइल को अबू सुलेमान को सीरिया भेजा जाता है। यानी कि गुजरात में सीधे तौर पर सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने का आईएसआईएस का पूरा प्लान था, जिसकी जो तफ्तीश है स्पेशल सेल ने जब की तो सिलसिलेवार तरीके से शहनवाज आलम ने पूरा कच्चा चिट्ठा जो है स्पेशल सेल के सामने रखा कि किस तरह से न केवल मुंबई का नरीमन हाउस, इसके अलावा यहूदियों के कई सेंटर, इसके अलावा गुजरात जो है वो आतंकवादियों के निशाने पर था और गोधरा का बदला लेने के लिए लगातार जो गुजरात के कई बड़े शहर हैं जिसकी रेकी जो है शहनवाज आलम और उसके जो दोस्त साथी थे उन्होंने की थी। बिल्कुल आनंद, और आतंकवादियों को भी अब ये बात जरूर समझ आ गई होगी कि ये नया भारत है, यहाँ पर इतनी आसानी से सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें, गिरफ्तार आतंकी ने पूछताछ में क्या पर्दाफाश किया है। आतंकियों ने बताया कि कहां कहां रैकी की है, वो सब उन्होंने ग्राफिक्स जरिए बताया। देखिए कैसे साजिश रची गई। जनवरी 2023 में 2 दिन के लिए अहमदाबाद जो है ये आतंकवादी पहुंचे थे। प्लान किस तरीके से बनाया गया, अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय में जाकर जो है उन्होंने रैकी की, बाकायदा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। साबरमती आश्रम, कई दफ्तर और हाईटेक की जो है वो रेकी की गई। नेताओं के घर हो, बाजार हो, मस्जिद हो, दरगाह, इन सब की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। इतना नहीं, किराए की मोटरसाइकिल से पूरे शहर की जो है वो रेकी की गई। अहमदाबाद से गांधीनगर ये जो आतंकवादी हैं ये पहुंचे थे, पहले फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की और उसके बाद ये प्लान किया गया कि आखिर किस तरीके से जो है आरएसएस हो, वीएचपी हो, बीजेपी का दफ्तर हो, इन सब की रैकी करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि आखिर कहां पर जो है बम प्लांट किया जाना है। अब हम आपको बताते हैं कि आतंकियों की प्लानिंग क्या थी, वो शहर के किन किन हिस्सों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे और उसके लिए उनकी क्या तैयारियां थी। देखिए, आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित आरएसएस कार्यालय, वीएचपी कार्यालय, गुजरात हाईकोर्ट, जिला अदालत, सेशन कोर्ट, बीजेपी कार्यालय है और वहां पर सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट कराने के लिए आतंकियों ने इन सभी जगहों की रैकी कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की थी। इसके अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद समेत गुजरात के तमाम बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, विश्वविद्यालय, वीवीआईपी मार्ग और नेताओं के घर को भी बम से उड़ाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने अहमदाबाद की मजार और दरगाह, साबरमती आश्रम समेत कई धार्मिक स्थलों पर बम ब्लास्ट कराने के लिए वहां की तस्वीरें और वीडियोस बनाए थे ताकि आसानी से वहां पर बम प्लांट किए जा सके। और ये तमाम खुलासे जो हैं वो आतंकी ने पूछताछ में किए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर एक इंजीनियर कैसे आतंक की दुनिया में आया और कैसे उसने अपनी बीवी को भी इसका हिस्सा बनाया। शहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। शहनवाज ने पुलिस से पूछताछ के दौरान ये बताया कि उसने अपनी माली हालत ठीक करने के लिए हजारीबाग में 7 से 8 आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दिया था।
जिसके बाद अलकायदा के टॉप मोस्ट आतंकी अनवर अवलाकी से प्रभावित होकर उस पर भी आतंकी बनने का जुनून सवार हो गया। अनवर अवलाकी के मारे जाने के बाद शाहनवाज आतंक से जुड़ गया और फिर वो ऑनलाइन साइट के जरिए मुस्लिम ग्रुप और आईएसआईएस के हैंडलर से जुड़ गया। इतना ही नहीं, शाहनवाज ने एक हिंदू लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करवाकर मुस्लिम बनाया और फिर उससे शादी की और शादी के बाद आतंकी शाहनवाज की पत्नी भी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गई। ये तमाम बड़े खुलासे हुए, कैसे वो आतंक की दुनिया में आया और क्या कुछ जानकारी उसने साझा की, ये एक एक करके हमने आपको बताई। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की दो टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव के इन तीनों मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे और इसी पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की थी। भारत के दबाव में मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से मालदीव जो है वो भारत के सामने झुकता हुआ नजर आए। दो तस्वीरें आपके सामने है, 3 मंत्री बताए जा रहे हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें, जिसके बाद इस बहस की शुरुआत हुई। #बॉयकॉट मालदीव किस तरीके से ट्रेंड करने लगा। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि मालदीव के उन 3 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने एक्शन लिया, तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। वो कौन कौन से नाम है, वो कौन कौन से 3 मंत्री हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है? देखिए, सबसे पहला नाम है मरियम शिवना का, जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। दूसरा नाम है मालशा शरीफ का, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही नहीं भारत पर भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। और तीसरा नाम है महजूम माजिद का, इन्होंने भी पीएम पर और भारत पर जो है टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार जो है ये बात होने लगी कि आखिर क्यों लक्षद्वीप बेहतर नहीं है और मालदीव जो है वो किस तरीके से बेकार होता जा रहा है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से इस विवाद की शुरुआत हुई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है लक्षद्वीप दौरे की। लक्षद्वीप दौरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें साझा की। इतने नहीं, पीएम की तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की चर्चा छेड़ दी। जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई, मंत्री मरियम शिवना ने पीएम पर आपत्तिजनक ट्वीट किया और मंत्री मालशा शरीफ ने भी पीएम पर अपमानजनक को पोस्ट किया। इतना नहीं, मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत का मजाक उड़ाया। टूरिज्म को लेकर जो है यहाँ पर मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, #बॉयकॉट मालदीव्स। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए कि हमने किस तरीके से मालदीव्स की यात्रा जो है वो अब रद्द कर दी है। तमाम नेता हो या अभिनेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के हो, सब भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। तो एक ट्वीट के साथ ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद तो भारत में लोगों का गुस्सा भड़क गया, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। कई लोग जो मालदीव घूमने जाने वाले थे उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। मालदीव की फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी गई। और मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन से ही चलती है, टूरिज्म से ही चलती है, इसलिए मालदीव में हलचल मच गई। वहां की सरकार तुरंत बैकफुट पर आ गई, उसने खुद को अपने मंत्रियों के बयान से अलग कर लिया और सफाई ये दी कि ये मालदीव सरकार का मत नहीं है। मगर इस बीच भारत सरकार ने यह मुद्दा मालदीव के सामने उठाया और खरी खरी सुना दी। नतीजा ये हुआ कि मालदीव ने भारत और पीएम के बारे में टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और उन मंत्रियों को यहां तक कि अपने ट्वीट्स भी डिलीट करने पड़े, यानी वही ट्वीट जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था वो ट्वीट भी डिलीट किया गया। अब इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया से मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी मांगी। उनसे बात की हमारी सहयोगी अनुपमा झा ने, देखिए। अहमद अदीब जी, सबसे पहले तो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उस पर आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड में भी बहुत हेल्प किया था, उसकी बात भी बहुत हेल्प किया था, मॉलडीव्स पे और मॉलडीव्स टूरिज्म में भी
इंडिया की बहुत हेल्प मॉल्डीव्स को मिला था जी। तो बहुत ये बहुत दुखी की बात है। ये हुआ था, ये होना नहीं चाहिए। अच्छी बात है आप इस विवाद पर दुख जता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हमेशा मालदीव का साथ देता आया है। पड़ोसी होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव को कितनी तरजीह देते हैं, मगर उसके बावजूद मालदीव के मंत्री उनके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है। वो हमारा मदद कर रहा है, तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं, पर अहमद अदीब जी किसके इशारे पर ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीन इसके पीछे है? क्योंकि आपके राष्ट्रपति चीन के काफी करीब है, वो चीन के दौरे पर भी हैं। ये नया सरकार है, तो हम देख लेने चाहिए कि वो क्या कर रही है चाइना के साथ और अदर देशों के साथ। पर ये जस्ट 2 मंथ हुआ है इस सरकार को, तो हम भी देख रहे हैं वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि आप भारत को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मालदीव के मंत्रियों के बयानों से भारत में लोग बहुत नाराज हैं। वो मालदीव का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, वरुण धवन जैसे भारत के बड़े बड़े एक्टर्स ने इस पूरे विवाद पर बेहद नाराजगी जाहिर की है। मॉल्डीव्स पे बहुत नुकसान हुआ। ये बुकिंग कैंसलेशन हो रही है और हमारा मॉल्डीव्स को प्रमोट करने वाला इंडियन सेलिब्रिटीज। अहमद अदीब जी, सबसे पहले तो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उस पर आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड में भी बहुत हेल्प किया था, उसकी बात भी बहुत हेल्प किया था मॉल्डीव्स पे और मॉल्डीव टूरिज्म में भी इंडिया की बहुत हेल्प मॉल्डीव्स को मिला था जी। तो ये बहुत। लेकिन देखिए, इस विवाद के बीच में बात यह है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, मगर पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगलियों पर नाच रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, भारत के बिल्कुल करीब मालदीव पड़ोसी देश, लेकिन वहां पर चीन भी है। खास तौर पर पिछले साल की बात करें, अक्टूबर में जब से मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने सत्ता संभाली है, वो भारत विरोधी फैसले कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना पर जो है बयान दिया था। देखिए, मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव से भारत को दूर रखने का नारा देकर ही वो राष्ट्रपति बने। कई बार उन्होंने कैंपेन में इस बात का इस्तेमाल किया। अब वो चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इसके लिए उसके मायने भी खास हो जाते हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति अपने पहले दौरे पर हमेशा से भारत आते रहे हैं, लेकिन इस बार पहुंच गए वो चीन। मालदीव चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोजेक्ट हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, हर चीज का हिस्सा है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड़ में चीन दूसरे देशों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंसाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, ये हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से मालदीव जो है अब वो चीन के करीब होता जा रहा है। इससे पहले हमेशा से ये होता हुआ है कि मालदीव के राष्ट्रपति अपनी सबसे पहली द्विपक्षीय यात्रा भारत में किया करते थे। या ये भी समझिए कि भारत शुरुआत से ही मालदीव के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में बसे मालदीव के सबसे करीब भारत ही है। यानी मालदीव किसी परेशानी में हो तो सबसे पहले भारत ही उसके लिए मदद लेकर पहुंच सकता है। अब भारत मालदीव की अर्थव्यवस्था चलाने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि मालदीव अपने पर्यटन के भरोसे है और भारत से ही सबसे ज्यादा लोग मालदीव हर साल घूमने जाते हैं। पिछले साल भारत से सबसे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव पहुंचे घूमने के लिए और मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा हुआ है। वहां कई अस्पतालों, एयरपोर्ट और शिक्षण संस्थानों से लेकर सड़कें तक बनाने में भारत खर्च कर रहा है। अब भारत मालदीव को खाने के लिए
चावल, हल, सब्जियां, मसालों से लेकर दवाइयां और सीमेंट तक देता है। लेकिन इसके बावजूद यहां किस तरीके से विवाद खड़ा किया गया और यही वजह है कि लोगों में आक्रोश भी देखा गया। इस बीच बड़ी खबर आपको दें, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक भारत सरकार के साथ खड़ी है और दोनों ने मालदीव की सरकार को निशाने पर ले लिया। क्या कहा, सुनिए।